हम लोगों ने इसके पहले तो केवल इंट्रो किया था, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। नहीं, देखिए, आप दो कार्य कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आप बनाएं। क्वेश्चन बनाने के बाद आप आंसर को वहीं ना लिखें। एग्जैक्टली अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि यूएनओ एक विश्व सरकार है, ठीक है? या आप कहेंगे कि यूएनओ क्या है, यही ना? अब आप ये कह देंगे विश्व में, पूरी दुनिया में, आंसर आप तुरंत लिख रहे हैं, तो विश्व में पीस बनाना, शांति बनाना, सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है, सुरक्षा करना लोगों का, यही उसका कार्य है। मतलब आप कह सकते हैं आईपीएस, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना ही यूएनओ का कार्य है। आपने ये ऐसे लिखा और यहीं पर इसका आंसर कर दिया, तो इससे आपके ब्रेन पर क्या असर आया? ठीक है, आपके ब्रेन ने कोई वर्क नहीं किया। क्लियर? और जब ब्रेन ने वर्क ही नहीं किया तो आप सीख नहीं पाएंगे, आपके अंदर सोच नहीं आ पाएगी। आपको एक ऐसा कार्य करना होगा कि जैसे सपोज करिए कि आपने लिखा कि यूएनओ क्या है, ठीक है, इसका आंसर आपने नीचे नहीं दिया है, इसका आंसर आपने कहीं और दिया है, किसी अन्य पेज में दिया या अन्य किसी कॉपी में दिया या स्रोत में दिया। तो अब आपका ब्रेन, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेन क्या करेगा? ये देखिए, कॉल नहीं करेगा, रिकॉल करेगा, रिकॉल करेगा। और जब रिकॉल करेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? जो कॉन्शियस ज्ञान है आपका, जो सब कॉन्शियस में आया, जब आप लिखे तो आप कॉन्शियस हुए, ठीक है, जब आप पढ़े तब आप कॉन्शियस हुए, जब आप लिखे तो सब कॉन्शियस आए। लेकिन जैसे ही आपने रिकॉल किया वैसे ही आप सुपर कॉन्शियस में आ गए, और जो रिकॉल की गई चीजें होती हैं वह प्रायः, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में रहती ही रहती है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमने ये लैपटॉप में या कंप्यूटर में टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद बिना सेव किए हुए हमने उसे उड़ा दिया, ठीक है, तो आप याद रखिएगा वह इसकी मेमोरी में नहीं गया। और अगर मेमोरी में गया है तो आप याद रखिएगा उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, वह अपनी पहचान को छोड़ जाएगा, अपनी छाप को छोड़ जाएगा। आपको उस सिस्टम को जलाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि नहीं सर, लोग डिलीट कर लेते हैं, तो वह आप एक गहराई से नहीं बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो वैसे हमारे जो ब्रेन है पर कोई सूचना जब आ जाती है, सुपर कॉन्शियस लेवल में आ जाती है, तो फिर वो ओमिट कंप्लीटली कभी नहीं होती, ठीक है ना? तो इसलिए
पढ़ने का आपका यह तरीका है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपका कहना है कि क्या हम इसको लाइन में उत्तर दे दें या इसका विकल्प बनाए, यही ना। देखिए, दोनों ही तरीके आप अपना सकते हैं। थोड़ा ये तरीका टफ है और टाइम टेकिंग है, आपको टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप इस तरीके को अपनाएं, फर्स्ट तरीके को अपनाएं, और फर्स्ट तरीके को अपनाने के बाद आप उसके आंसर को दूर लिख करके और उसे, ठीक है, बीच बीच में आप केवल क्वेश्चन को रिकॉल करें। आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसे देखेंगे। तो जब आप उसको देखेंगे तो आप याद रखिएगा, वो फॉरएवर के लिए आपका हो जाएगा, वो फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो इसका मतलब आपको एक शब्द में बता दूं कि पढ़ाई क्या है, इक्को है। दो तरह से लोग पढ़ते हैं, ठीक, दो तरीके से पढ़ते हैं लोग। एक तो पढ़ाई किया और चले गए, क्लियर। लेकिन वे होते हैं जिनके माइंड में जो उन्होंने सीखा है वो इक्को कर रहा है, प्रतिध्वनि कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर इस मोड़ पर आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। और मैं बता रहा हूं कि आप लोग भ्रम में मत रहें। कल या परसों मेरी जो भी बातें होती हैं, मैं उसको, आप जानते हैं, आप तो शुरू से जानते हैं, कोई चीज हिडन नहीं करता हूं। मेरी कुछ विद्वानों से बातचीत हो रही थी और अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, और वो दोनों विद्वान यही नहीं समझ पा रहे थे कि भारत का संविधान पंथ लिखता है कि धर्मनिरपेक्ष लिखता है, और मुझे चुनौती भी दे रहे थे कि मैं आपको 10 जगह दिखा दूं धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। अब मैं ये नहीं कह पा रहा था, ठीक है, कि तुम्हारी किताब गलत है, तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। लेकिन अगर वो मेरी बात को सुनते और लॉजिक के साथ टॉक करते तो उनको यहां ज्ञान मिलता। लेकिन उसे में हाथ पांच कर रहे हो, आप कभी नहीं सीख सकते, ठीक। आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों, पूरी ये पृथ्वी जो है अज्ञानियों से भरी हुई है। जो भी टॉक करेंगे सब जबरन टॉक करते हैं, और जब आपको संशय उत्पन्न होने लगे किसी ज्ञान पर, तो आप जानते हो क्या है? आपको जब संशय उत्पन्न होने लगे तो आपके पास तीसरा नेत्र है, और उस नेत्र का नाम है तर्क। कुतर्क मत करना, तर्क करो और धीरे बोलो, क्योंकि तेज बोलने का मतलब यह हुआ कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। ठीक, तो पढ़ना सीखे, पहले सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, आप उससे सुनो, कंप्लीट जब सुन लो तब उससे तमाम क्वेश्चन करो, ठीक है। तो मैं तब आपको उसमें हेल्प करूंगा। तब आप मेरे जो 35 साल का जो अनुभव है, 35 साल ही नहीं, इसके पहले मैंने 16 साल और पढ़ाई किया, क्लास 16 पास किया हूं, ठीक है, और डिफरेंट डायमेंशन से किया हूं, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा।
ठीक है ना, क्लियर। तो आपको ये सीख गए, आपको करना क्या है, आंसर छिपा दीजिए, ठीक है। फिर अपने ब्रेन से पूछिए, ब्रेन रिकॉल करेगा, ब्रेन जब बताएगा तो वह करेगा, ठीक है। जैसे अभी आप अभी क्लास के अंदर देखिए कि मेरी सोच क्या है। जब मैं इतिहास के महत्व की बात करूंगा तो उस महत्व में जो मैं चर्चाएं करूंगा वह आप भारतीय इतिहास के किताबों के पन्ने में नहीं पाओगे। क्यों, क्यों नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि मेरा डीएनए अलग है, मेरी सोच अलग है, और जो परंपरागत ज्ञान है उस परंपरागत ज्ञान को प्रस्तुत करने का मेरा तरीका अलग है, ठीक है। तो ईश्वर है, अल्लाह है, लेकिन उसके जाने का जो मार्ग है, जो तरीका है, तरीका है ये अल्लाह, तरीका है ये ईश्वर, उस तरीका को ही हम क्या करते हैं, पंथ कहते हैं, धर्म नहीं कहते हैं। मार्फत की बात करो कि तुम्हारे मार्फत के लिए मैं जिस रास्ते को चलकर आया हूं उस रास्ते को पंथ कहते हैं, धर्म नहीं करते। तो भारत का संविधान, अब आप किसी आम आदमी से बोलोगे, आम आदमी, तो आम आदमी से बोलोगे कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो कहेगा यस 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 यस। लेकिन जब विद्वान रहेगा ना तो वो कहेगा, तुम उसी से तुम्हारा निर्णय ले लेगा कि तुम कुछ नहीं जानते हो, 0 बटा सन्नाटा हो, ठीक, क्लियर। और मैं जो भी बातें होती हैं समाज में वो तुरंत आपके बीच में शेयर कर देता हूं। रिलीजन अलग है और धर्म अलग है, समझ गए बच्चों। तो इसलिए जब रिकॉल आप करोगे, ज्ञान का रिकॉल करोगे, तब आपके अंदर नई सोच उत्पन्न होगी, समझ गए। तो यह तरीका अपनाओ और रिकॉल करो। पढ़ा कम जाता है, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैं दावे के साथ करता हूं, ठीक है, कि एक व्यक्ति एक समय में केवल अधिक से अधिक 2 घंटे से ज्यादा कंसंट्रेट होता ही नहीं। अब बैठे रहो ऐसे बकैती करते रहो, और सत्य जो होता है ना, सत्य, ये याद रखना अपने दिमाग में कि जो सत्य होता है वो सीमित होता है, और सत्य सीमित है। तो इसके लिए कुछ शब्द है, कुछ ही शब्द में पूरी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, सत्य जब पढ़ोगे तो वह चीजें थोड़ी देर के अंदर आपके ब्रेन में आ जाएंगी, फिर उसे रख दो। रखने के बाद अब अपने आप को एलोन में चले जाओ। एलोन में चले जाने का मतलब सो जाओ, बैठ जाओ, और उसके बाद सोचो कि मैंने क्या पढ़ा है। अब देखो हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सोच है बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो शुरुआत कर रहे हैं आपकी। देखो ये कहा कि इतिहास क्या है, ठीक है। अब नीचे देखो क्या लिखा है,
अतीत को समझने का एक प्रयास है। ठीक, अब अतीत को समझना क्यों चाहते हैं आप? ठीक है, तो पहली चीज आपके माइंड में आया कि इतिहास क्या है? अतीत को समझने का प्रयास है। क्यों समझना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो ये जानना चाहोगे क्या जरूरत है इसको समझने की? ये देखो, इधर आप देखो, ये इतिहास है जो आपको बता रहा है कि आप कहां से निकले हैं? जंगलों से निकले हैं। ठीक, और जंगलों में जब आप थे तब आप कैसे थे? चौपाए थे। आपके पास पूंछ थी। ठीक है, क्लियर? आपके हाथ की एक सीमा थी, आपका हाथ उस कदर नहीं मुड़ता था। लेकिन देख रहे हो कि जब प्रकृति में बदलाव आ रहा है तो ये जंगल से बाहर निकल रहा है। देख रहे हो कैसे निकल रहा है? धीरे 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 यह अपनी रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा हो रहा है। देख रहे हो? फिर जब ये रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा होगा तो इसके अंदर सोच आएगी, और सोच आने के बाद यह अपने घरों का निर्माण करेगा। ठीक, क्लियर? फिर देखो कैसे कैसे आएगा। फिर देखो ये पशुओं को नियंत्रित करेगा, कैसे मतलब हंट करेगा, पशुओं को हंट करेगा। फिर देखो, ठीक है, ये कैसे कैसे ऑपरेटर्स निर्मित करेगा। फिर नग्न रहने वाला व्यक्ति कैसे कैसे वस्त्र को धारण करेगा। फिर देखो ये बड़े बड़े जानवर को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये बड़े जानवर जब लुप्त हो जाएंगे तो वो छोटे जानवरों पर निर्भर होगा। फिर छोटे जानवरों में से वह किसको किसको पालतू बनाएगा। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है वह आने जाने के लिए वाहन का निर्माण करेगा, और जैसे ही वाहन बनाएगा पहिया आ जाएगी, और जैसे पहिया आ जाएगी ये देखो यह रेलवे आ गई। ये रेलवे आई तो इसने बड़े पैसे दे दिए, लोगों की सोच उत्पन्न हो गई। मैंने कहा था कि पैसा व्यक्ति को बुद्धि देता है, लेकिन अतिरिक्त पैसा व्यक्ति को पागल बना देता है। ठीक है, पैसा जरूरी है, परंतु अतिरिक्त पैसा व्यक्ति को अतिरिक्त निकम्मा और भ्रष्ट बनाता है। ठीक है, क्लियर? और अब ये देखो, ये बड़ी की बड़ी बिल्डिंगें आती चली गई। ठीक है, और जब ये बड़ी बिल्डिंगें आई तो अब ये देखो यहां से उपनिवेशवाद की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि तब जब व्यक्ति के पास, मैंने क्या कहा कि व्यक्ति के पास पैसा जरूरी है, लेकिन अतिरिक्त पैसा व्यक्ति को अतिरिक्त लेवल का निकम्मा, झूठा, मक्कार और एक्सप्लॉइटर बनाता है। ठीक, और जैसे वो एक्सप्लॉइटर बनाएगा वैसे क्या होगा? जमीन पे जंग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लॉइट, शोषण, दूसरे का शोषण। तो ये चीज आप देख रहे हो ना कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर इतिहास नहीं होगा तो आप कैसे समझोगे? ठीक है, तो बच्चों इतिहास अगर आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है, तो आपको मैं धीरे 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 बताता जाऊंगा कि क्या है। ठीक है ना, क्लियर? तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पाठशाला को। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। लिटरली मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। ठीक, क्लियर? दोनों मीडियम में आपको इसका यूज करना चाहिए।
आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री इज अ वर्ड ऑफ संस्कृत, ठीक? गलत लिखा है या सही? गलत लिखा है। तो क्या गलत लिखा? तो आप यहां कहोगे कि सर पहले तो आप इसे हटा दो, हिस्ट्री को हटाओ और यहां लिखो इतिहास, ठीक है? तो इतिहास इज अ वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इट कॉन्टेंट्स थ्री वर्ड्स, इति, हा और आस, ठीक? अब कहोगे कि लेकिन सर हिस्ट्री क्या है, ठीक है? तो आप कहोगे कि हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना? क्लियर? और वह दो शब्दों से बनता है, हिज एंड स्टोरी, ठीक है? हिज एंड हर स्टोरी, क्लियर? लेकिन क्या इतिहास, हिस्ट्री की अभी थोड़ी देर व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? तो अब यहां आपने देखा कि इतिहास इज अ वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा का शब्द है ये। इट कॉन्टेंट थ्री वर्ड्स, इसमें तीन शब्द हैं, इति, हा और आस। इति का मतलब है जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही था, ऐसा था नहीं, ऐसा निश्चित ही था। ये देखिए लिखा है था, इट वॉज, ठीक है? तो अब अगर आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है, तो आप कहेंगे कि अतीत की घटित एक निश्चित घटना। अब निश्चित क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसके पीछे तिथि होगी, ठीक है? इसके पीछे कालक्रम होगा सर, तिथि मतलब काल क्रम होगा, और इसके पीछे लिपि होगी, क्लियर? तो ऐसी अतीत की घटनाएं, ऐसी अतीत की घटनाएं जो कालक्रम के अनुसार लिखी गई हो, कालक्रम के अनुसार लिखी गई हो, लिपि जरूरी है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास बनने के लिए क्या जरूरी है? स्टोरी को, अगर स्टोरी को इतिहास में बदलना है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें? एक तो डेट आप जोड़ दीजिए और दूसरा वो आप उससे लिख दीजिए, ठीक है? लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इतिहासकार में इस शर्त को देखा जाता है, एनबी, ठीक है? क्लियर? तो अब सवाल इस बात का है, ये जो लेख होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक? लेकिन निष्पक्ष हो या न हो, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है? तो आप कहोगे कि सर इतिहास के जानने के स्रोत क्या है? कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो आप कहोगे कि सर एक साहित्य है और दूसरा पुरातत्व है। अब प्रश्न आता है कि इसमें प्रमाणिक कौन है? तो आप कहोगे कि सर पुरातत्व है। क्यों पुरातत्व है? ठीक है, तो आप कहेंगे क्योंकि हर साहित्यकार, ठीक है, क्लियर, हर साहित्यकार क्या है? अपने युग का शिशु होता है, युग का शिशु होता है। और जब ये अपने युग का शिशु है ना, तो वह अपने संरक्षक से, अपनी जाति से,
ठीक है, अपने देश से, अपने समाज से वो प्रभावित होता है और ऐसी स्थिति में वो निष्पक्ष नहीं लिख सकता। क्लियर? अब मैं अगर आपसे कहूं कि ऑटोबायोग्राफी लोग लिख के चले जाते हैं, ऑटोबायोग्राफी लोग लिख के चले जाते हैं, तो क्या ऑटोबायोग्राफी सही है? ठीक है, ऑटोबायोग्राफी में केवल पॉजिटिव चीजें लिखी जाती है। आपने जो अपने बचपन में जलालत किया है वो जलालत लिखते हैं क्या? ठीक है, नहीं करते ना, तो फिर ऑटोबायोग्राफी कहां हुई? वो तो बायोग्राफी हुई। ठीक, लेकिन इतिहास क्या है? एक निष्पक्ष दस्तावेज है दोस्त। क्लियर? और जब तक ये निष्पक्ष दस्तावेज नहीं होगा आप उसे इतिहास नहीं कह सकते। तो समझ गए आप? ठीक, अब यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, इतिहास शब्द का पहला प्रयोग कहां हुआ? इतिहास शब्द का पहला प्रयोग महाभारत में हुआ। ठीक, क्लियर? लेकिन भारतीय इतिहास की पहली किताब किसे मानी जाती है? तो आप कहेंगे कि सर इस पर दो कॉन्सेप्ट हैं। भारतीय इतिहास की पहली किताब मेगास्थनीज की इंडिका मानी जाती है। ठीक, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका मानी तो जाती है लेकिन आधुनिक अर्थ में वो इतिहास नहीं है। और आधुनिक अर्थ में तिथियों के साथ, निष्पक्षता के साथ, जिसने अतीत की घटनाओं का विवरण दिया वो है कल्हण की राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी, क्लियर? राज तरंगड़ी है, लेकिन राज तरंगड़ी तो ये 12वीं सेंचुरी की किताब है। बात आप समझ गए? तो जब ये 12वीं सेंचुरी की किताब है तो इसका मतलब 12वीं सेंचुरी से पूर्व क्या भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर रही होगी, लेकिन उनका उद्देश्य समाज का सुधार करना था और वे उपदेशात्मक चीजें लिखते थे। वो किसी विभत्स घटना को हटा देना चाहते थे। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा कि उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा है। इसलिए इतिहास, समझ गए ना? क्या क्या समझे आप? इतिहास शब्द का पहला प्रयोग कहां हुआ? महाभारत में। भारतीय इतिहास की पहली किताब किसे माना जाता है? मेगास्थनीज की इंडिका को। तमाम कमियों के बावजूद भी उसे माना जाता है। लेकिन आधुनिक अर्थ में या तिथियों के साथ भारत का इतिहास लिखने वाली पहली किताब क्या मानी जाती है? 12वीं सेंचुरी एडी की किताब कल्हण की राज तरंगड़ी। क्लियर होगी बात? आपने ये चीज फॉलो कर लिया, ठीक है ना? अब कुछ बात आती है, वो बात आती है कि जो हिस्ट्री वर्ड है, हिस्ट्री, तो जो हिस्ट्री वर्ड है, ये हिस्ट्री वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक शब्द है।
क्लियर? और इस शब्द को रचा किसने? इस शब्द को रचा किसने? तो आप कहोगे कि सर ये लिखा है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने लिखा है। ठीक है, इतना भी क्लियर है। और इनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। किस लैंग्वेज में लिखी गई? ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है, किसके संरक्षण में लिखी गई? कहां लिखी गई? तो आप कहेंगे कि सर ईरान में लिखी गई। ठीक, और ईरान में शासन कौन कर रहा है? अखामनी वंश शासन कर रहा है। अखामनी वंश शासन कर रहा है। और इसी अखामनी वंश के शासक डेरियस के काल में, डेरियस फर्स्ट के काल में, ठीक है, किसको संरक्षण मिलता है? हेरोडोटस को संरक्षण मिलता है। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि वहीं से उन्होंने हिस्टोरिका को लिखा है। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि इसमें भारत के बारे में कुछ लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि सर भारत के बारे में इन्होंने क्या लिखा? तो आप कहोगे एक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को लिखा, जो अखंड भारत के नॉर्थ वेस्ट को, ठीक है, को लिखा। सिंध के बारे में लिखा है। ठीक है ना, स्पेशली सिंध के बारे में लिखा है। और क्या लिखा है? भारतीय सैनिकों के बारे में लिखा है, जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? उनके कद के बारे में लिखा है, उनके काठी के बारे में लिखा है। ठीक है, उनके युद्ध कौशल के बारे में लिखा है, युद्ध कौशल के बारे में लिखा है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद और क्या लिखा है हिस्टोरिका में? तो आप कहेंगे कि सर प्लांट के बारे में लिखा है। कौन से प्लांट? चिकित्सीय पौधों को, ठीक है, मेडिकेटेड प्लांट के बारे में लिखा है। ठीक है ना, क्लियर? और क्या लिखा है हेरोडोटस के में? आप कहेंगे सिंध प्रांत की, सिंध जो प्रांत है, इस सिंध प्रांत की वित्तीय व्यवस्था के बारे में लिखा है, उसकी फाइनेंस के बारे में लिखा है। ठीक है, और क्या लिखा है? तो और लिखा है, ठीक है, पॉलिटिकल स्थिति को लिखा है। किसकी पॉलिटिकल स्थिति को? ठीक है, अखामनी वंश की पॉलिटिकल स्थिति को लिखा है। और उसमें बताया है कि सिंध, ठीक है, यह अखामनी वंश का क्या बन गया? तो आप कह दोगे कि सर अखामनी वंश का वह एक प्रांत बन गया। ठीक है, तो ये चीजें आपने इससे सीखा, हेरोडोटस को पिक्चराइज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न आता है कि हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता किसने कहा? तो आप ये देखो, हेरोडोटस को हिस्ट्री का पितामह किसने कहा है? तो आप समझ गए किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? सिसरो ने कहा। ठीक, ये सिसरो कौन है? आप कहोगे कि सर ग्रीक दार्शनिक हैं ये। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, ये है लियोपोल्ड वॉन रॉके। ठीक है, और लियोपोल्ड वॉन रॉके को क्या कहा जाता है?
फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड क्रिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक इतिहास और आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, कि परंपरा को किसने शुरू किया था? जर्मनी की जमीन से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? लियोपोल्ड वॉन रॉके ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पोलिबियस को इतिहासकारों का पिता कहा जाता है। किसको? पोलिबियस। पोलिबियस। तो पोलिबियस को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर पोलिबियस को इतिहासकारों का पिता कहा जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? अब एक पॉइंट और, इतिहास दर्शन का जनक कौन माना जाता है? इतिहास दर्शन का जनक हीगल को माना जाता है। ठीक, और अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स रेयर पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? आई बात? पोलिबियस इतिहासकारों का इतिहासकार। ठीक है, सिसरो। क्लियर? लियोपोल्ड वॉन रॉके। क्लियर? हीगल। क्लियर? ठीक है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि हेरोडोटस कहती क्या है? क्यों इनको इतिहास का पिता कहा गया? तो देखो, ये मेरी कुछ कृतियां हैं, एक सोच समझ करके बनाई गई हैं। तो देखो, ये तो हमने अपना मैटर को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया है ताकि फिर से कोई इसे ना कर सके। ठीक है, क्लियर? तो अब हेरोडोटस का दृष्टिकोण क्या है? क्लियर? तो हेरोडोटस इतिहास के बारे में क्या कह रहे हैं? अतीत के माध्यम से भविष्य को समझने का विचार है। हेरोडोटस क्या कह रहे हैं कि अतीत के माध्यम से भविष्य को समझने का विचार है। अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी कि मनुष्य कैसे जंगल से निकला और कैसे 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 वह उपनिवेशवाद की ओर आया। ठीक है, क्लियर? और जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कैसे बता देंगे कि इतिहास क्या है? ठीक है, मानव की प्रवृत्ति क्या है? क्लियर? तो इसका मतलब इतिहास को जानना जरूरी है। जैसे शरीर के विकास के लिए रोटी जरूरी है, वैसे जीवन की रक्षा के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। ठीक, क्लियर? आई बात समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, कुछ समय पहले आपने देखा होगा, भोगा होगा, डरे होंगे कि बस स्टैंडों पे क्या लिखा रहता था, रेलवे स्टेशन पे क्या लिखा रहता था, सड़कों पर क्या लिखा रहता था, कूड़ेदान पर क्या लिखा रहता था, अज्ञानी वस्तुओं को न छुएं क्योंकि यह बम हो सकता था, और लोग मर रहे थे।
तो इतिहास ने सिखाया कि एक बार पुनः पार्श्विक प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं। क्लियर? अब उस पार्श्विक प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ा? अपनी व्यवस्था को अचानक चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो आज कहीं आप सुनते हैं? नहीं सुनते ना? तो इसका मतलब इतिहास, ठीक है क्या? अतीत को जान करके भविष्य को सुधारने का एक तरीका है। ठीक, अगर हमने न सुधारा होता तो आप सोचिए कि कुछ समय पहले जब ये घटनाएं हो रही थी, ट्रेनें उड़ रही थी, लोग उड़ रहे थे, हाथ उड़ रहे थे, मंदिर उड़ रहे थे, गरीबों के घर उड़ रहे थे, निरीह लोग मारे जा रहे थे। ठीक है, घर से बाहर निकलने के बाद कोई भरोसा नहीं था कि लोग घर को लौट आए। ठीक है, तो अब अगर हमने उससे सीखा ना होता तो क्या आज आप इस रूप में यहां बैठ लेते? भारत कहां जाता? बोलिए। भारत बम के बारूद पर खड़ा किया जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इतिहास को जानना जरूरी होता है। इतिहास को जब जानेंगे तो आप किसी व्यक्ति के विकास और उसकी मनोवृत्ति को जानेंगे आप। क्लियर? अब आप याद रखिए यहां तो अतीत के माध्यम से भविष्य को समझने के विचार को ही इतिहास कहते हैं। अब इतिहास की परिभाषा क्या है? हेरोडोटस द्वारा इतिहास शब्द के पहले उपयोग को दर्शाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? इतिहास से हमको शिक्षाप्रद विज्ञान या ज्ञान मिलता है ना, एक ज्ञान मिलता है। ठीक है, और फिर इसी ज्ञान से हम शोध की प्रक्रिया को अंजाम लाते हैं। ठीक, अब अगर आपको इजीली आप अपने ब्रेन में ले जाना चाहते हैं मैटर को, तो आपसे पूछा जाए कि हेरोडोटस का इतिहास पर क्या दृष्टिकोण है, तो आप कहेंगे कि अतीत के माध्यम से भविष्य को सजोने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पहले ऐसा था, तो हमने क्या किया? उससे सीखा कि ये जो काम करने वाले लोग हैं ये कौन हैं, तो फिर हमने क्या किया कि उनको रौंद दिया ना। फिर क्या है? देश पुनः शांति में चलने लगा। ठीक है, क्लियर? तो आपने यहां पर समझ लिया। फिर यहां कह रहा है, क्लियर, कि इस प्रकार इतिहास क्या है? एक शोध की प्रक्रिया भी है। ठीक है, अतीत को जान करके शोध करिए और शोध के बाद जो है उस पर निर्णय लीजिए। ठीक है, यही हेरोडोटस का कहना है। क्लियर? समझ गए? अब यहां पर देखिए हीगल का दृष्टिकोण क्या है? क्लियर? हीगल कहते हैं कि इतिहास एक सबक है। सबक मतलब क्या हुआ? एक लेसन है। इतिहास एक लेसन है, एक सबक है। ठीक है, और सबक से सदैव अगर आपने सबक नहीं लिया तो आप धोखे में आ जाएंगे। इतिहास एक सबक है और सबक से सबक लिया जाना चाहिए, लेकिन लेते लोग नहीं हैं। क्लियर? और ऐसी स्थिति में फिर कह रहा है
कि इतिहास क्या है, तो आप कहेंगे कि सर स्वतंत्रता की प्रगति का लेखा जोखा है। मतलब हीगल ने दो बातें कही। एक क्या कहा कि अतीत की घटनाएं एक सबक है और सबक से हमें सबक लेना चाहिए। ठीक, एक पॉइंट उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि सबक ये है कि मनुष्य को, ठीक है, कैसे परतंत्रता की जाल में उलझाया गया। ठीक है, और उसी उलझनों को काटने का नाम है इतिहास। तो इतिहास क्या है? गुलाम व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक रास्ता है ना? क्लियर? अब कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स का कहना है कि इतिहास खुद को दोहराता है। ठीक है, दोहराता है, कभी त्रासदी के रूप में तो कभी प्रहसन के रूप में। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार से इतिहास एक वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्षों का लेखा जोखा है। फिर से बात देखिए, कार्ल मार्क्स का कहना है, क्या कहना है कार्ल मार्क्स का? ठीक, कार्ल मार्क्स का कहना है कि इतिहास खुद को दोहराता है। ठीक, अब इस चीज की पुष्टि किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। कार्ल मार्क्स ने यह तो कहा कि इतिहास दोहराता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन इसके समर्थन में भी आते हैं और इसके विरोध में भी आते हैं। क्या समर्थन करने हैं वो कहते हैं कि यदि कार्य और कारण में समानुपाती संबंध है तभी इतिहास दोहराया जाएगा। ठीक है, अन्यथा इतिहास दोहराएगा नहीं। जो भूल आपके पिताजी ने किया, अगर वही भूल आप भी करेंगे तो इतिहास दोहराएगा, क्योंकि परिणाम वही आएगा। ठीक, एक रेपिस्ट है, उसके पिताजी ने भी रेप का काम किया था तो वो भी जेल में गए थे, तो आप भी जेल में जाओगे। ठीक है, क्योंकि जैसा उन्होंने कार्य किया वैसा कार्य आपने भी किया। ठीक है, तो इतिहास कब अपने को दोहराता है? अल्बर्ट आइंस्टीन, कि जब कार्य और कारण में संबंध होता है तभी इतिहास दोहराता है। लेकिन यदि कार्य और कारण में संबंध ना हो तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन, नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि इतिहास तो वर्ग संघर्ष है। ठीक है, और ये वर्ग संघर्ष कभी गम के रूप में आता है तो कभी खुशी के रूप में आता है। ठीक है, क्योंकि ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वर्ग संघर्ष कब नहीं होगा और वर्ग संघर्ष कब होगा। तो उनका ये कहना है, ठीक है, मार्क्सवादी थॉट, साम्यवादी थॉट, ये कहना है कि जब तक राज्य है
तब तक वर्ग संघर्ष है, क्योंकि जो राज है वो पूंजीपतियों की चोचलेबाजी है। और ये चोचलेबाजी क्यों की जाती है? आप कहेंगे ठीक है कि जो लाचार और कमजोर है उसी व्यक्ति को लाचार और कमजोर करने की एक प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि फुटबॉल को आप दबाओगे तो वो दबेगा थोड़े समय, लेकिन एक बार तो वो विस्फोट करेगा करेगा। तो उनका कहना है कि ये जो चीजें हैं ये सदियों से चली जा रही हैं, चल रही हैं, इसलिए इतिहास ठीक है ये वर्ग संघर्ष है। और जब वर्ग संघर्ष होगा तो जाहिर सी बात है कि त्रासदी होगी, लेकिन जैसे उसका अंत होगा वैसे फिर क्या होगा, एक खुशी का माहौल स्थापित होगा। तो आपने ये भी समझ लिया, ठीक है। जब आपने ये समझ लिया तब आपको अगली बात भी करनी चाहिए। क्या अगली बात आपको करनी चाहिए? तो आप कहेंगे कि सर अगली बातों में आप ये देखिए कि जॉन सीली क्या कह रहे हैं या शैली क्या कर रहे हैं। ठीक है, शैली, ठीक है। तो जॉन शैली का कहना है कि इतिहास और राजनीति का अंतर संबंध, ठीक है। तो इनका कहना है कि इतिहास और राजनीति का क्या अंतर संबंध है। क्लियर? तो ये कह रहे हैं कि जो अतीत की राजनीति है वह वर्तमान का इतिहास है और वर्तमान की जो राजनीति है वो भविष्य का इतिहास है। ठीक है। तो शैली इतिहास की कैसी परिभाषा दे रहे हैं? वो इतिहास और राजनीति के बीच में क्या कर रहे हैं? अंतर संबंध स्थापित कर दे रहे हैं। ठीक है। क्या? क्योंकि जो वर्तमान की राजनीति है आज मोदी जी चला रहे हैं, तो ये कल का इतिहास तो है कि नहीं? आप बोलो। तो वर्तमान की राजनीति कल का इतिहास है, ठीक है। और अतीत की राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये किसने कहा? सीली ने कहा। आप देखिए मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है, समझ गए? क्लियर? अब इसके बाद एक और नाम आता है जीवी ब्यूरी। ठीक है। ये आयरलैंड के इस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि यह विज्ञान है, न इससे कम है न इससे अधिक है। इतिहास क्या है? एक विज्ञान है, इससे कमतर आंकने की कोशिश आप न करिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां भी प्रयोग और परीक्षण तथा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है। मैं आपके इतिहास को जानता हूं कि पिछले दौर में आपने क्या किया था, तो आज क्या करेंगे? ठीक है। मिला जुला लगभग वही काम करेंगे आप। तो इसका मतलब यह है कि वह एक विज्ञान है जहां प्रयोग भी किए जाते हैं। ठीक है। क्लियर? निरीक्षण भी होते हैं और निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। ठीक। अब ठीक है, सोर्सेस ऑफ लर्निंग हिस्ट्री, इतिहास को जानने के साधन क्या है? क्लियर? तो इतिहास जानने के साधन जो हैं वह दो प्रकार के हैं। एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है और दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है।
ठीक है, यहां इसको काट करके लिख दीजिएगा सोर्सेस, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अगर आप लिखेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए कुछ पत्र हैं, कुछ किताबें हैं और कुछ सरकारी दस्तावेज हैं। ठीक, क्लियर। अब इसके साथ साथ क्या है, तो आप कहेंगे कि सर पुरातात्विक साक्ष्य है। क्लियर। तो ये चीज देखिए, यह कुछ पत्र हैं, ये कुछ पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां मतलब जो हाथों से लिखी गई हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। और फिर क्या कह रहा है, ये कुछ सरकारी दस्तावेज है। साहित्य में यही आता है। क्लियर। अब वो देसी हैं या विदेशी हैं वो अलग की बात है। फिर कह रहा है कि इसके अतिरिक्त सर आर्कियोलॉजी में क्या क्या आता है, तो आप कहोगे कि सर आर्कियोलॉजी में सबसे पहले सर बिल्डिंग आ जाती है। बिल्डिंग नहीं, ये कॉपर प्लेट आ गई, या कोई भी चीज लिखा हुआ चीज आ गया। पत्थरों पर लिखा है या धातुओं पर लिखा है, ये आ गया। ये देखिए अशोक का स्तंभ लेख दिखाया जा रहा है। इसके बाद ये सिक्के हैं, इस पर भी कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ इस पर लिखे गए हैं। ठीक है। और इसके बाद ये टूल्स हैं। ठीक है, कैसे कैसे वो टूल्स का यूज कर रहे थे। ठीक है। और इसके बाद ये कैसे कैसे मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। क्लियर। फिर आप चाहें तो आप इसमें जोड़ना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर कुछ गुफाएं हैं, कुछ मंदिर हैं, ठीक है, कुछ चैत्य हैं। क्लियर, क्लियर ना। तो यही आपके पुरातत्व में आते हैं। ठीक है। तो इतिहास आप समझ गए। इतिहास के बारे में जो अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी गई हैं वो समझ गए। ठीक है। एक चीज यहां नहीं कहा गया था, ठीक है, और वो है जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो उन्होंने कहा था कि परिवर्तनों का लेखा जोखा ही इतिहास है। ठीक है, परिवर्तनों का लेखा जोखा ही इतिहास है, यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। क्लियर। और एक इतिहासकार आता है टैनवी। ठीक है, दो चीजें आती हैं, एक सीएचकार आता है। सीएचकार क्या कहते हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, तो आप कहेंगे वर्तमान में बैठ करके अतीत से संवाद का नाम है इतिहास। ठीक है, ये चीजें आप लिख लें, बहुत ऊंची बात कह दिया। वर्तमान में आप बैठे हैं और अतीत से आप संवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। और अब टैनवी का कहना है कि जो इतिहास है ये सभ्यता का सौंदर्य है, सभ्यता और संस्कृति का सौंदर्य है, और इतिहासकार उस सौंदर्य का सच्चा शिल्पी है। सच्चा कहा, ठीक है, सच्चा शिल्पी है। क्लियर। और इससे आपका कार्य हो जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा आप इतना कर लेंगे। ठीक है, हेगल का परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, हेरोडोटस की याद रहनी चाहिए, कार्ल मार्क्स का याद रहना चाहिए, ब्यूरी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बस। ठीक है। और अब आप इतिहास को कैसे जानते हैं, तो वो परंपरागत चीजें छोड़िए, आप कह दीजिएगा कि सर साहित्य और पुरातत्व। तो साहित्य में कौन कौन साहित्य आते हैं,
तो आप कहेंगे कि सर कुछ पत्र आते हैं, कुछ पांडुलिपियां आती हैं, कुछ सरकारी रिकॉर्ड आते हैं। ठीक है, ये सबसे इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, पुरातत्व में, ठीक है, पुरानी चीजें जो स्मारक के रूप में है, जो हमारी पुरावशेष के रूप में है, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, पुरातत्व कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल इस बात का है कि इतिहास का महत्व क्या है। ठीक, तो आप याद रखिएगा। ठीक, ये एक औरत है, बूढ़ी औरत है। ये बूढ़ी औरत का दिल धड़क रहा है। क्या धड़क रहा है? अपनी जड़ों की तलाश के लिए धड़क रहा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का महत्व क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, यह अपनी जड़ों की तलाश है। आप कहां सुकून पाते हैं? आप हमको एक चीज बताइए, ये दिल से आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप सुकून कहां पाते हैं? आप यहां पाते हैं या अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में? जब आप अपने साथ के बच्चों के बीच में पहुंचते होंगे, जिसके साथ आपने क्रिकेट खेला है, तो वहां आप क्या महसूस करते हैं? सुकून महसूस करते हैं ना। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि इतिहास अपनी जड़ों की तलाश है। ठीक है, क्लियर? और इन्हीं जड़ों की तलाश के द्वारा वह जानता है कि ये देखिए, ये पंडित जी कैसे आ गए, ये मौलवी जी कैसे आ गए, ये सिख कैसे आ गए, ये फादर जी कैसे आ गए। देख रहे हैं आप? इतिहास को सीमित होकर मत पढ़िए। ठीक है, एक सोच के साथ पढ़िए, तब होगा। नहीं तो आप भी लोगों की तरह से कहते रहेंगे कि इतिहास क्या है, अरे यार बेकार की चीजें क्यों पढ़ाया जा रहा है। नहीं, वह दुनिया, वह देश पिछड़ जाएगा, अपने अस्तित्व को खो जाएगा, जो अपने अतीत की जड़ों को नहीं समझता है। ठीक, क्लियर? तो अब ये देखिए, ये उत्पन्न हुए। अब इनकी धड़कन क्या है? इनकी धड़कन का परिणाम था कि कभी ये घास फूस के मकान में रहते थे। माइंड। तो यह औरत सोच रही है कि हमारी जड़ें कैसी हैं। एक मैंने सोच डेवलप किया है। ठीक है, कि यह औरत जो अब बूढ़ी हो चुकी है, शायद इसके पीछे अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने पुराने दिनों को याद कर रही है, खोजना चाह रही है कि मेरी जड़ें कहाँ हैं। ठीक है, फिर इन जड़ों से वह सोचती है। ठीक है, सोच दिखा रहा है। ठीक है, कि ये सोचती है कि इस पृथ्वी पर कहां से ये आ गए। ठीक है, दीज आर टॉप क्लास पैरासाइट, देश और दुनिया को बर्बाद करने वाले, और समाज में जैसे आपको लगता है कि ये आबाद करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये बर्बादी की बात करते हैं ज्यादातर। फिर ये देखिए, पंडित जी आ गए, ये मौलवी जी आ गए, ये सिख आ गए, और ये फादर आ गए। आ गए ना? अब ये लोग क्या है, इनकी मस्तिष्क में ये चल रहा है, इनके खिलाफ नफरत, इनके खिलाफ नफरत, और इसी नफरत की ये बिट्स में ये जिंदा है।
हार्ट बीट इनकी क्या है, सामंजस्य की है ही नहीं, नफरत की है। ठीक है, फिर क्या है कि फिर देखिए कि कैसे इतिहास बताता है कि हम इन मकानों में रहे, फिर कैसे हम देखिए ये कंप्यूटर की दुनिया में आ गए। तो इतिहास का महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है? क्योंकि सर इतिहास अगर न होता तो हम नहीं जान पाते कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, हमारी जड़ों की शाखाएं कहाँ हैं। ठीक है, और फिर वह कौन सी बात थी जिसके कारण ये उत्पन्न हुए। ठीक है, क्लियर। और इनकी उत्पत्ति से इनकी जो धड़कनें हैं, उनकी धड़कनों से एक पॉजिटिव पॉइंट आप ये देख रहे हैं कि कभी घर बनाते हैं, कभी ये बनाते हैं, कभी वो बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये इतिहास का एक बड़ा महत्व है। अब यहां पर आप देखिए, व्यक्ति का वर्तमान अपने अतीत से जुड़ करके ही सुकून पाता है। ये एक बंदा यहां आपके बीच में खड़ा दिख रहा है। ठीक है, और ये बंदा यहां खड़ा होकर के मोमबत्ती जला रहा है। कहां? अपने कब्र पर। ठीक है, क्यों जला रहा है? क्योंकि यह बंदा सोच रहा है कि जो कब्र में दफन है वह मेरे अंदर इसी क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन के माध्यम से जिंदा है। ये मोमबत्ती वो जलाने क्यों गया? ठीक है, क्यों गया? तो आप कहेंगे कि सर अपने क्रोमोसोम्स और अपने डीन को वह के प्रति क्या कर रहा है? श्रद्धांजलि देने जा रहा है। क्लियर। और अब बच्चों पूछा जाए कि अब निष्कर्ष में बताओ क्या है इतिहास, तो कह रहा है कि इतिहास हमें अतीत से जुड़ने, वर्तमान को समझने और भविष्य को सजोने का अवसर देता है। ठीक, लोग स्कूल और कॉलेज खुलवाते हैं, करते हैं तो उसका नामकरण अपने पिता माता और जो भी है पूर्वज है उनके नाम पर रखते हैं। तो ये क्या है? तो आप कहेंगे अपने पूर्वजों के डीएनए से जुड़ने का एक भौतिक प्रयास है। क्लियर। ये देखिए, ये पास्ट है। ठीक, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। प्रेजेंट में रहते हुए हम पास्ट से कैसे जुड़े? ठीक है, और प्रेजेंट में रहते हुए हम फ्यूचर से कैसे जुड़ेंगे? ठीक है, इस घटनाओं का जो संदेश है वही क्या है? इतिहास है। तो इतिहास का जब विभाजन आप करेंगे, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, विभाजन, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे कर देंगे कि सर प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री है ना, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, यही ना। तो आप देखो प्राग इतिहास का क्या मतलब है? आप कहेंगे कि जिनके पास अपनी, बस छोटा छोटा एक पॉइंट, इनके पास अपनी लिपि नहीं है, इनके पास अपनी स्क्रिप्ट नहीं है,
इनको आप कैसे जानते हैं? आप कहेंगे कि सर पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं। ठीक, एक पॉइंट। दूसरी बात प्रोटो हिस्ट्री, तो आप कहेंगे कि सर इनके पास लिपि है, स्क्रिप्ट है, ये लिपि है। क्लियर? इनके पास लिपि है, स्क्रिप्ट है, लेकिन सर डजंट डिस्फेयर्ड, लेकिन सर पढ़ी नहीं जा सकी। क्लियर? तो इनको हम कैसे जानते हैं? इनको भी हम पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं। तो इसका मतलब इतिहास की जो दो ब्रांचें हैं, प्राग एंड प्रोटो, ठीक है, इनको जानने का साधन है हमारे पास पुरातत्व। ठीक है, क्लियर? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर मानव का आदिम युग, आदिम युग जानते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम इसमें इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे, मानव का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। फिर इसी क्रम में हम पत्थर का युग पढ़ेंगे, स्टोन एज पढ़ लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद इसमें जो है प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे सर ब्रिस्मिथ जो सभ्यता है, या आप कह सकते हैं कि आईबीसी और उनकी समकालीन सभ्यताएं, समकालीन सभ्यताएं ये पढ़ेंगे। अब इतिहास में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, क्लियर? तो आप कहोगे कि सर इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, क्लियर? एक एंसेंट हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, दूसरा मेडुअल हिस्ट्री, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, समझ गए आप? अब एंसेंट हिस्ट्री में क्या आता है? एंसेंट हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? तो आप कहोगे कि सर एंसेंट हिस्ट्री में हम प्री भी पढ़ते हैं, प्रोटो भी पढ़ते हैं। ठीक है, एंसेंट देखो एकदम नई डेफिनेशन है। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे कि सर हम प्री भी पढ़ते हैं और प्रोटो भी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर? अब एक चीज आप याद रखिएगा यहां, और क्या करते हैं? तो आप याद रखिएगा कि यहां हम ये सीखते हैं कि मनुष्य तर्कमय था, यहां व्यक्ति के पास केवल तर्क था। और क्या था? यहां व्यक्ति के पास केवल श्रम था। ठीक है, यहां व्यक्ति के पास क्या था? आप कहेंगे सहयोग था। ठीक है, क्लियर? और क्या था यहां? तो आप कहोगे कि सर यही व्यक्ति के पास आविष्कार था। मतलब यहां तर्क है, श्रम है, एक दूसरे से सहयोग है, और फिर आविष्कार है। आविष्कारों में इसने क्या किया? तो मेनली 2 चीजें याद रखना, एक आग का खोज किया, ठीक है, फायर की खोज किया, और दूसरी क्या खोज किया? ठीक है, आप कहोगे पहिए की खोज किया। क्लियर? तो आप कहेंगे कि सर और क्या है? तो आप कहेंगे कि सर व्यक्ति यहां पर, ठीक है, संपत्ति की अवधारणा से युक्त हो रहा है, और जैसे व्यक्ति के अंदर संपत्ति आएगी, ठीक है, वैसे क्या होगा? ठीक है, निजी का विचार आ जाएगा, प्राइवेट का विचार आ जाएगा। जब प्राइवेट का विचार आएगा तो स्त्री, ठीक है, अब मेरा पति मेरी पत्नी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी दौर में कहीं ना कहीं से धर्म आ गया, धर्म आ गया। अब धर्म ने क्या किया? इन लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया।
तो जैसे ही धर्ममय दुनिया होगी, ठीक है, वैसे ही मध्यकाल आ जाएगा, मध्य काल आ जाएगा। ठीक, आया, मेडुल हिस्ट्री आ गई, समझ गए? तो देखिए कैसे डिवीजन है, आप इसे समझिए। ठीक है, जब ये मध्यकाल आ गया, मिडिल हिस्ट्री आ गई, तब आप एक बात बताओ, यहां क्या होगा? मध्यकाल में धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर आ जाएगा। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री में आप देख रहे हो क्या है? व्यक्ति अपनी खुशी की तलाश में है। लेकिन मेडुअल हिस्ट्री में क्या है? व्यक्ति ईश्वर की तलाश में है। क्लियर? अंतर हो गया कि नहीं? यहां पर व्यक्ति अपनी खुशी की तलाश में है और यहां व्यक्ति ईश्वर की तलाश में है। और यही कारण है कि पूरे दुनिया में जहां पर भी मध्यकाल आए हैं वहां धर्ममय वातावरण हुआ है। और मैंने आपसे क्या कहा था? ठीक है, धर्म की कोख से उत्पन्न होती है अलगाव और नफरत की राजनीति, कहा था। ठीक है, दूसरे सामने मत बोल देना, बाहर आम आदमी के सामने मत बोलना। ठीक है, क्लियर? क्योंकि वो धर्म की परिभाषा जानबे नहीं करते क्या होता है। ठीक है, तो धर्म आ गया, तो जब धर्म आएगा तो यहां पर सर्वोच्चता का संघर्ष आएगा। फिर क्या होगा? क्रूसेड वॉर होगा, धर्म युद्ध होगा। और ये धर्म युद्ध से मानवता क्या जाएगी? मारी जाएगी। ठीक है, जब मानवता मारी जाती है तब इसके बाद क्या आएगा? समझौता और संतोष आएगा, समझौता की बात आएगी। ठीक है, और आप कह देंगे यह समझौता का वातावरण सबसे पहले कहां आया? सबसे पहले यूरोप में आया। और यूरोप ने क्या किया? अब एंशिएंट को लौट गया, वो एंशिएंट युग की ओर लौटा। और अब उसका हाथ कहां बढ़ रहा है? तो अब आप कहोगे कि सर उसका हाथ अब बढ़ रहा है, ठीक है, किसकी तरफ? तो आप कहेंगे सर कल कारखानों की तरफ बढ़ रहा है। वह अपनी हालात को बदलने के लिए अब किसी अदृश्य सत्ता की ओर अपने हाथ को नहीं उठाता। ठीक है, अपितु अब वह, ठीक है, रिंच ले रहा है, स्क्रू ड्राइवर ले रहा है। ठीक है, इसका निर्माण करेगा। और जैसे ही उसके अंदर ये सोच आई कि हम ईश्वर के लिए नहीं खुद के लिए जिंदा होंगे, तो यही सोच का नाम है पुनर्जागरण। आया, अब देखो पुनर्जागरण कैसे लिखोगे। ठीक है, क्लियर? तो अब ये सोच का नाम है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण सबसे पहले कहां आया? यूरोप में आया। तो इसका मतलब यूरोप के लोग आगे हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, और जब यूरोप के अंदर पुनर्जागरण आया तब उन्होंने क्या किया कि वो ताकतवर हो गए, हथियार आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, सब कुछ आ गया उनके पास। और फिर इन्हीं हथियारों और प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के जब ये निकले तो इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया पर बड़े आसानी के साथ कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया ना, और फिर पूरी दुनिया को इन्होंने किस में बदल दिया? यूरोपमय में बदल दिया, यूरोपमय में बदल दिया। ठीक है, क्लियर? अब इसी यूरोपमय की बदलने की कोशिश में, ठीक है, उपनिवेशवाद की स्थापना हुई, साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। ठीक है, क्लियर? और अब जहां जहां पर इनका विचार फैला, यूरोपियों का विचार फैला, वहां वहां भी पुनर्जागरण हुआ। तो हमारे यहाँ पुनर्जागरण कब हुआ? हमारे यहाँ पुनर्जागरण 19वीं सेंचुरी में होता है। और यूरोप में पुनर्जागरण कितना पहले होता है? 500 साल पहले होता है। तो यूरोप के लोग हमसे कितने आगे निकल गए? 500 साल आगे निकल गए। हम कर क्या रहे हैं? वर्तमान में उन्हीं का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब वो लोग बड़े आसानी के साथ दुनिया को लड़ाते रहते हैं। क्यों लड़ाते रह जाते हैं धर्म के नाम पर? क्योंकि वह डेवलप्ड लोग हैं और इनके बीच में फिर वही, ठीक है, संघर्ष की एक हड्डी डाल देते हैं और ये लड़ जाते हैं। और उसी में, ठीक है, ये अपने आप को
खो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है धर्म का चरमोत्कर्ष, अरे सॉरी, मेडुअल हिस्ट्री का मतलब है, मध्यकालीन इतिहास का मतलब है धर्म का चरमोत्कर्ष, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर पुनर्जागरण। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कब होती है, तो आप कहेंगे कि सर दुनिया में जब पुनर्जागरण या रेनेसां शुरू होता है तो उसी के साथ शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्लियर। अब ये कह दीजिएगा, और दुनिया के अनेक देशों में आधुनिक युग की शुरुआत अलग अलग मानी जाती है। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कि सर जब उन्होंने मध्यकाल के धर्म के ताने बाने को छोड़ा है। ठीक है, तब क्या होता है, ठीक है, वहां पुनर्जागरण होता है। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध होता है तो जदुनाथ सरकार ने क्या कहा, ठीक है, धर्म तंत्र के ताने बाने का अंत हुआ और भारत आधुनिकता के प्रकाश की ओर बढ़ा। ठीक है, क्लियर। तो ये समझ गए आप, पूरी तरह समझ गए ना, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न आप आसानी से समझ गए। क्लियर। अब मॉडर्न में भी दो दृष्टिकोण आते हैं, एक आता है, ठीक है, ट्रेडिशनल, और दूसरा होता है कंटेम्प्रोरी या सब ऑल्टर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो जो इतिहास की एक संकीर्ण व्याख्या की गई थी, वह संकीर्ण व्याख्या में क्या कहा गया था, उस संकीर्ण व्याख्या में राजाओं और रानी को ही आधार बनाया गया। ठीक है, वास्तव में इतिहास में जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप किसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे बेगम हजरत महल ने अवध को आजाद कराया। ठीक है, क्या ऐसा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि रियली उस आजादी की लड़ाई में जो होम हुई उनका नाम तो आप भुला दिए क्योंकि वो गरीब थी। ठीक है, तो उन गरीबों को, झलकारी बाई को याद करना, ठीक है, मक्का पासा की पत्नी को याद करना, रहीमी ब्रांच को याद करना, मतलब वे लोग जो इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा दिए गए, भुला दिए गए, उन्हीं को याद करना या उन्हीं को पढ़ाना। ठीक है, ये क्या कहा जाता है, सब ऑल्टर्न हिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये आपका मैटर रहा। ठीक है, और अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। ठीक है, तब आप अपना अगला टॉपिक शुरू करिए, सभ्यता बनाम संस्कृति। ठीक है, तब हम चलेंगे। ठीक है, एक एक दिन में आपका एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतनी रहने दें। थैंक यू।